बायोलॉजी क्लास 10th अध्याय 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास, ठीक है, जिसका लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे प्यारे साथियों। और इससे पहले अगर आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। तो जो विद्यार्थी को मेरे प्यारे साथियों 90+ नंबर लाना है ना, वही ये वीडियो देखिएगा। जिनका मेरे प्यारे साथियों चैप्टर 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट हो गया है, वही देखें मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन आपको मेरे प्यारे साथियों अभी तक चैप्टर 6 तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप चैप्टर 6 कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर 6 तक, ठीक है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव काफी रहते हैं। और जो विद्यार्थी को 90+ नंबर लाना है, सर हमको 90+ नंबर लाना है, हमको एकदम टॉप करना है, तो वो सारा चैप्टर को पढ़िए और इसको भी जरूर देखिए। चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विभिन्नता की परिभाषा दे। नाम है मेरे प्यारे साथियों विभिन्नता, यानी अलग अलग, विभिन्न प्रकार, एक जैसा ही नहीं, ठीक है, अलग हो जाए कुछ, उसको विभिन्नता बोलते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों कुछ, जैसे हम आपको एक डायग्राम दिए बनाने के लिए, ठीक है, तो एक चीज का हम डायग्राम दिए मछली का, और कोई हो सकता है उसको अलग ही तरीका से बना दिया, तो उसी को कहेंगे विभिन्नता, ठीक है। चलिए अब देखिए समझते हैं, उत्तर लिखेंगे। जीव के, यहाँ जीव है मेरे प्यारे साथियों, जीव के ऐसे गुण जो उसी अपने अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता कहलाता है, ठीक है, विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता कहलाता है। अब सिंपल और सरल शब्दों में समझिएगा प्यारे साथियों, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग किसका संतान है, किससे उत्पत्ति हुआ हम लोग के, तो ऑब्जेक्टिव आपको आएगा चिंपैंजी से, ठीक है, आपको लगाना है कि हम किससे मिलते हैं, तो चिंपैंजी से। तो चिंपैंजी तो लगातार सब चलते ही आ रहे थे, अब एक चिंपैंजी ऐसा होगा जो 4 पैर से न चल के 2 पैर से चलने लगा, थोड़ा सा पैर ऊपर उठा लिया, तो क्या हो गया, वो अपने ही जाति से थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, अपनी ही जाति, सब तो है, तो क्या था, चिंपैंजी था, तो वो अपने ही से थोड़ा सा अलग हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता, ठीक है। विभिन्नता यानी विभिन्न, गुण अलग होना चाहिए। देखिए तो यहां से फिर उसके बाद प्रश्न, एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विविध संतान के रूप, रंग, शारीरिक बनावट, आवाज, मानसिक क्षमता आदि को लेकर विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे विभिन्नता। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता का अर्थ क्या है। तो आनुवंशिकता का अर्थ मेरे पास बहुत ही सिंपल है, जैसे माता पिता का गुण हम लोग में रहता है, ठीक है, कि किसी भी जीव का हो उसके बच्चे में उसके माता पिता के गुण रहते हैं, कुछ लक्षण रह जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। जैसे जिसके पिता का मेरे पास तो बोला जाता है कि जिनके पिता लंबा होता है, लंबा होते हैं जिनके पिताजी, उनका बाल बच्चा भी लंबा होता है, हम लोग जानते भी हैं, समाज में ऐसा ही चलता है क्या जी। और जिनके मेरे पास तो पिताजी का आंख देखिए वो भूरा भूरा होगा, उनका संतान के भी ज्यादातर आंख भूरे ही होते हैं, यही सब गुण मिलते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, आनुवंशिकता के कारण। देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों का मूल गुण का संचरण, कुछ गुण का उपस्थित होना क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता कहलाता है। इन गुणों के संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जनकों को युग्मों के द्वारा होता है। एक पीढ़ी से मतलब दादाजी से पापा, पापा से हम लोग हुए, फिर उसके बाद हम लोग का बाल बच्चा, इस प्रकार हुआ। जनकों के उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है, यानी मिलता जुलता, समझ गए। आनुवंशिकता किसके प्यारे साथियों, तो जो पिताजी का गुण है वो हम लोग में आ गया, तो वो किसके कारण, आनुवंशिकता के कारण। चलिए थर्ड नंबर देखें प्यारे साथियों, जीन स्वरूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं, ठीक है, एक ही नाम है, ऑब्जेक्टिव आपको हम बताए थे, ऑब्जेक्टिव नहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए किसी जीव या प्राणी के जीनी संरचना उस जीव का जीव रूप या जीनोटाइप कहलाता है। इसके द्वारा जीवों के गुणों का संचरण होता है और जीनोटाइप के कारण प्रकट होने वाली गुणों को जीव का निर्धारण जनकों युग्मों को संयोजन में समय ही हो जाता है। संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण अपने जनकों से होता है। अब जैसे जीन, ये मेरे पास तो जब संतान को उत्पत्ति होता है ना, वो उसके बारे में आपको लिखा गया है, ठीक है, किताबी भाषा है। अब समझिएगा कि जीनोटाइप कहते किसे है, तो आप लोग पढ़ेंगे डबल टी। तो डबल टी मेरे प्यार साथियों क्या, लंबाई, जीरो बोलते हैं ना कि लंबाई को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डबल टी कैपिटल का। और नाटा का यानी स्मॉल छोटा का दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो स्मॉल टी का, ठीक है, और भी डबल में। तो ये एक प्रकार का साथियों लक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। तो जो भी व्यक्ति में डबल टी यानी इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है, उसी को कहते हैं जीन स्वरूप। बस लिख लीजिएगा आप लोग यहां से यहां तक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। थर्ड नंबर हो गया हम लोग 4 पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के प्रथम नियम पृथक्करण लिखा हुआ है, ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है। तो आपको क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों मेंडल के प्रथम नियम क्या है, तो पृथक्करण का नियम था, तो उसको कैसे लिखेंगे जी। तो चलिए यहां से आप लोग नोट कीजिएगा प्यारे साथियों। जब अप्रभावी लक्षण के कारण प्रभावी लक्षण के कारकों में पृथक होता है, ठीक है, और अपने ही लक्षण अभिव्यक्ति कर देता है, इस कारण दूसरे पीढ़ी के पौधे के 25% संतानों में सिर्फ अप्रभावी लक्षणों के जोड़ बनते हैं या बनाते हैं, फलस्वरूप प्रभावी और अप्रभावी के 3:1 में प्रकट होते हैं, ठीक है। जो मेरे प्यारे साथियों पिताजी का गुण रहेगा वो 25% ही मिल पाता है, ऐसा नहीं कि पूरा मिल जाएगा, और 3.1 के अनुपात में प्रकट होता है। इसी को मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए ज्यादातर इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जैसे रहेगा क्वेश्चन कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो पृथक्करण का नियम। चलिए फिर देखिए प्यारे साथियों जीन कोश क्या है जी, नाम ही है जीन कोश। तो किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी को जीन कोश कहलाता है। जहां पे प्यारे साथियों कोई भी प्रजाति के विशेष एक समष्टि आबादी स्थित हो उसी को हम लोग जीन, और उस आबादी को जीन कोश कहलाता है, ठीक है। जीन कोश के कुछ जीने में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है। जीन में होने वाले ऐसे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत संचारित होते रहते हैं, ठीक है। लोग देखेंगे ना एक वंशागत होकर संचारण, समझिए अगर आपके आसपास में, हमारे तो गांव में समाज में बहुत सारे हैं, किसी किसी का 6 फिंगर हो जाता है, एक ही हाथ में 6 फिंगर, ठीक है, यानी उनको लगभग 22-23 हो जाता है। तो उनके पिताजी का होल रहता है यानी माता जी का होल रहता है, तभी उनके बाल बच्चा का भी हो जाता है। ऐसा हम देखे हैं, मेरे गांव में बहुत सारे का है, कम से कम 2-3 का है, ठीक है। और आप लोग के पास भी ऐसे कोई दोस्त होंगे, जैसे ऋतिक रोशन बहुत ही फेमस है, एक्टर है, जानते हैं आप लोग, उनका भी क्या है 6 उंगली है। देखिए प्यारे साथियों आनुवंशिक गुणों का क्या समझते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुण से क्या समझते हैं, चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं आनुवंशिक गुण के कारण। देखिए प्यारे साथियों प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों के संतान को संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को ही आनुवंशिक गुण कहते हैं। बस वही चीज जो बताए थे आपको कि सिंपल है प्यारे साथियों, क्या चीज कि पिताजी लंबा है तो उनका बाल बच्चा भी लंबा होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ गुण मिलता है, जैसे जिनके आंख बुरा होता है तो उनके बाल बच्चा को भी आंख बुरा होता है, जितनी किन्हीं को दाढ़ी नहीं आती है तो ऐसे तो बोल सकते हैं ये सब हार्मोन के कारण होता है। चलिए जाति उद्भवन क्या है, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है ये क्वेश्चन है। डार्विन ने बताया कि किसी भी स्थान पर जीवों का लक्षण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते रहता है, कहीं भी रहिए थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होते रहता है। इसके साथ ही प्रकृति के भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहता है। जैसे समझिए प्यारे साथियों आप 2 भाई है, ठीक है, आप 2 भाई है, और समाज में हम लोग देखते भी है 2 भाई है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं कि 2 क्या है भाई है, ठीक है, लोग हंसिएगा नहीं, समझने के लिए। तो एक बड़ा भाई है मेरे प्यारे साथियों जो पढ़ने में मान लिया जाए बहुत ही तेज है, बहुत ही होशियार है, तो इसे हमेशा एसी वाले रूम में पढ़ने के लिए मिलता है। और जो छोटा भाई है वो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता, वो खेतों में काम करता है, ठीक है, घर के काम करता है, खेत में काम करता है। तो 10 साल बाद मेरे प्यारे साथियों जो बड़ा भाई है उसका शरीर का रंग, और जो मेरे प्यारे साथियों 10 साल बाद छोटा भाई है जो खेतों में काम किया है, धूप में रहकर करिया हो गया, जिसको हम लोग कलुआ बोलते हैं, ठीक है, तो वो दोनों में क्या होगा, जब एक ही स्थान पे रह रहे हैं लेकिन अलग अलग जगह में के कारण प्यारे साथियों उनके लक्षणों में उनके स्किन जो मेरे प्यारे साथियों चमड़ी रहेगा वो बदल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे मेरे प्यारे साथियों कि एक भाई गोरा हो जाएगा और एक भाई थोड़ा काला हो जाएगा। तो वही मेरे प्यारे साथियों जो लक्षण बदलता है उसी चीज को डार्विन ने बताए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों कि द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, तो डार्विन के द्वारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आता है।
तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों, यहां से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही प्रकृति के भौतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन होते रहता है, जिससे लगातार प्राकृतिक चयन उनके विरोध काम करते रहते हैं। उनके कारण से सैकड़ों वर्षों उनके लक्षणों में काफी परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे नए प्रजाति की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जाति उद्भवन कहा जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न में प्यारे साथियों, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों ई नाम लिखें। तो चलिए इसका भी जान लेते हैं। देखिए प्यारे साथियों, इस चैप्टर को आप ही लोग बोले थे कि सर बना दीजिए, तो बना रहे हैं क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आता है, सब्जेक्टिव इससे थोड़ा सा कम आता है। तो जीवों का वर्गीकरण विभिन्न स्तरों में किया गया है। ये स्तर निम्न है: जगत, उपजगत, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, गुण, कुल, वंश तथा जाति में किया गया है। इनके पदानुक्रमण में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता एवं असमानता, जंतुओं में विभिन्नता के बावजूद भी कुछ गुण समान होते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपको आता है, ठीक है। इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो समजात अंग किसे कहेंगे प्यारे साथियों, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे एक ही प्रकार की आकृति हो लेकिन जो कार्य है वो अलग अलग हो, मतलब देखने में तो एक ही नहीं लग रहा है लेकिन उससे कार्य अलग होता है। इसका बहुत सारा उदाहरण आपको बुक में भी दिया गया है। जैसे समझेंगे हम लोग, जैसे घोड़ा का प्यारे साथियों अग्रभाग यानी हाथ आगे वाला जो होता है ना, तो वो भी क्या होता है बताइए, एक ही नहीं लगता है हम लोग के जैसा ही, लेकिन उसका अलग अलग क्रिया है। नहीं तो और समझेंगे बहुत सिंपल में, बिल्ली का पंजा देख लीजिएगा, बिल्ली का पंजा बिल्कुल हम लोग की तरह ही हाथ में ऐसे रहेगा, उसके बाद यहां से एकदम इस प्रकार रहता है, ठीक है, हम लोग के हाथ की तरह मिलता है, ठीक है। तो वो उसी को हम लोग कहेंगे समजात अंग, जिसको प्यारे साथियों आकृति देखने में तो एक नहीं हो लेकिन कार्य उसका अलग हो। जैसे देखिए यहाँ पे समझ जाएंगे, देखिए समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है किंतु कार्य में विभिन्नता है। देखने में तो सब एक जैसा लगता है लेकिन कार्य उसका अलग अलग है, समजात अंग कहलाते हैं। सिंपल है और ये क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। जैसे देखिए घोड़े का अग्रपाद तथा मनुष्य के अग्रपाद में पाए जाने वाली अस्थियों के अवयव प्राय समान होते हैं। उसका देखिएगा अंदर वाला मांस, ठीक है, अंदर वाला देखिएगा ना, जब बुक में आपके पास होगा तो बुक में देख लीजिएगा, दिया गया बहुत ही अच्छा से। फिर देखिए तो लिखा गया है किंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। घोड़े के अग्रपाद शरीर के बोझ उठाने के और दौड़ने में चलने में काम आते हैं, वही मनुष्य के हाथ, ये सब तो आप लोग मन से लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर लॉन्ग में दे दिया तब, पकड़ने में काम आते हैं। इन अंगों से पता चलता है कि दोनों के पूर्वज एक ही थे। चलिए प्यारे साथियों, उसी प्रकार आप समझेंगे यहाँ पे असमजात अंग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि समजात अंगों के विपरीत जंतुओं में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो रचनाएं होती है जिनके कार्य समान होते हैं पर उसकी उत्पत्ति और रचना भिन्न होती है। उससे तो कार्य एक ही होता है लेकिन उसका मेरे प्यारे साथियों रचना अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे देखिए तितली का आप लोग ऊपर वाला पंख जो होता है, चमगादड़ का देख लीजिए, तो चमगादड़ में क्या है, हड्डी भी दिया गया है, जबकि तितली का क्या कुछ नहीं है, जबकि दोनों की क्या काम आता है प्यारे साथियों, उड़ने में ही, ठीक है। तो उसी को कहेंगे असमजात अंग। क्लियर क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ये सब आपको लिखना है, ठीक है। कि ऐसे अंगों असमजात समावृत अंग भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। कीटों के पंख और चमगादड़ के डंक, देखिए दोनों कीटों तथा चमगादड़ों को हवा में उड़ने में सहायक प्रदान करता है। कीटों यहाँ पे है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तितली बुक में आपको बहुत सारा दिया गया, किंतु इनकी रचना उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न है। चमगादड़ के डैन में अंतक काल, मतलब इसके क्या उपस्थित रहता है, हड्डियां, ठीक है। और जबकि इसके पंखों में तो ऐसी कोई भी रचना नहीं होती है। इससे पता चलता है कि दोनों जंतुओं विभिन्न पूर्वजों का विकास हुआ है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों और 10वां नंबर। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कहने पर सिर्फ वीडियो बना देते हैं, बोलते हैं सर 6 का बनाइए, चैप्टर 6 का बना दिए, सर 7 के भी चाहिए तो लीजिए जी 7 के भी चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन कोर्स जहां ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं उसमें मेन देखिए मुख्य रूप से चैप्टर 6 तक ठीक रहता है। चैप्टर 7 में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं बार बार ऑब्जेक्टिव आता है। और 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए, जैसे ये 10वां नंबर, और एक और आपको बताएं समजात असमजात, वो आ सकता है।
चलिए ये देखिए प्यारे साथियों, सिंपल है। मनुष्य के लिंग निर्धारण क्रिया को समझने के लिए क्रोमोसोम का अध्ययन करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पूछता है प्यारे साथियों, कितने जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा, और कितने पूछते हैं तो अगर कितने रहे तो 46। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब आता है प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव में। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 22 जोड़ा जो प्यारे साथियों क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोमस। ठीक है, ऑटोमस। 23वां जोड़ी क्रोमोसोम भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे लिंग निर्धारित होता है कि लिंग मतलब लड़का हो या लड़की हो। लिंग देखिए, क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। कितने प्रकार से, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा तथा छड़ के आकार का होता है, अब वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। चलिए, नर में मेरे प्यारे साथियों एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं। नर में एक्स भी रहता है और वाई भी रहता है। नर मादा हम लोग, ठीक है, मादा मतलब समझ ही गए आप लोग। बायो वैसे भी आप लोग के पढ़ने में बहुत ही मजा आता है ना, क्योंकि बायोलॉजी चैप्टर 6 जो जनन है, हर बच्चा कहता है सर पढ़ाइए ना पढ़ाइए, उनके नहीं हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। देखिए, किंतु मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, उनके में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम से मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। एक्स वाई जानते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मिलता है तो क्या लड़का होता है, एक्स एक्स हुआ तो लड़की होता है। इस प्रकार में प्यार साथियों हो गया क्लियर, हम लोग के 1 से लेके आपको संपूर्ण 10 तक बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्यार साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बहुत जल्द हम लेके आ जाएंगे क्या आप लोग के लिए, बताइए। कमेंट अगर आप लोग कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको चाहिए इसका दीर्घ उत्तरीय भी, तो दीर्घ उत्तरीय भी लेके आ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए प्यार साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।